अरे यार, कोई चाय पानी की व्यवस्था तो नहीं है पर चाय पानी की व्यवस्था तो नहीं है पर कम से कम पानी की बोतल तो रख दो यार यहाँ पे। तो चालू है कि क्लास चालू है? तो हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे और अपना काम कर रहे होंगे दोस्त। आज हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य, जो दक्षिण का एक क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम इसको पैरेलल लेके चलेंगे, जो विजयनगर साम्राज्य है और बहमनी साम्राज्य है। ठीक है, इन दोनों को पैरेलल लेके चलेंगे, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में बहमनी साम्राज्य को भी देखेंगे। आपको तो पता है, पिछले कुछ दिनों में मैंने दो चार क्लासें ली थी। पीछे हमने बंगाल को फटा था, तो वो सारी घटनाएं घट रही है। ठीक है, और इसी सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे थे। जितेंद्र में सर ये थोड़ा सा मतलब इसको जमा रहे हैं, ये जो तार वार लगा रहे हैं, तब मैं बता दूं कि थोड़ी मैं क्यूरी ले लेता हूँ। हाँ, पहले ये सर ने ये भी मतलब आते ही बोला है कि क्लास को थोड़ी सी मतलब लंबी नहीं खींचना है। ठीक है, और क्लास को थोड़ी छोटी रखना है। तो वो क्या है कि एडिटर को फिर दिक्कत होती है इसको काटने पीटने और एडिट करने में। अभी हमारा इतना अवसर बोलते कि अभी हमारा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, तो हम इस क्लास को थोड़ी छोटी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे पता है थोड़ी सी क्लास लंबी हो ही जाती है यार, कैसे भी करो, है कि नहीं? तो ये थोड़ी सी मैं ये क्यूरी ले लेता हूँ। इतिहास इतिहास, हाँ भाई, ये जो सीरीज, हाँ ये सीरीज चल रही है इतिहास की है। सर ये कौन है? रोबोट क्लाइव, रोबोट क्लाइव के बारे में बताओ। रोबोट क्लाइव, हाँ भाई, रोबोट क्लाइव इतना ही है कि ये बंगाल का गवर्नर है। हमारे पास वैसे भी दो दो चार मैसेज आते हैं। ठीक है, तो इन बच्चों की भी क्यूरी लेना जरूरी हो जाता है। ठीक है, संक्षिप्त में बताओ, संक्षिप्त में तो भाई मैं बता दिया ना। ये जो रोबोट क्लाइव है, ये बंगाल का गवर्नर जनरल है। ठीक है, जो ये 1757 से लेकर 1760 तक ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है। और फिर ये जो मतलब ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है। ठीक है, 1757 से लेकर 1760, बस इतना ही है। ठीक कर दिया क्या? और क्या है? और हाँ, मैं थोड़ा और बताऊं मतलब एक रोबोट क्लाइव के बारे में। तो रोबोट क्लाइव के बारे में इतना ही है कि दोस्त है जो ये बंगाल मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से अपने भारत में, जो लंदन है ब्रिटेन, वहां से अपने भारत में मतलब एक छोटी सी लिपि के रूप में आया था। फिर धीरे धीरे वो अपने जोश जुनून ताकत और लालची और स्वार्थी भाव के कारण वो मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल तक का सफर तय करता है। हमने पढ़ा था कि वो 261 सैनिकों के साथ साथ अर्काट का घेरा तोड़ देता है और 1759 में वो डचों को हराता है। ठीक है, न केवल वो डचों को हराता है बल्कि उनको इंडोनेशिया में जो मसाले है ना, उसको जो व्यापार करने में मजबूर कर देता है वो। ठीक है, फिर हम मतलब रोबोट क्लाइव बड़ा शानदार मतलब एक मतलब नेतृत्व करता था वो। जब हेक्टर मुनरो मतलब बक्सर का युद्ध जीत जाता है, सेनापति होता है, तो उसको तो समझ में नहीं आता कि अब क्या करना है। तो रोबोट क्लाइव को फिर से बुलाते हैं। तो रोबोट क्लाइव भारत में दो बार आया था। एक बार तो 1757 से लेकर 1760 तक, एक बार आया था 1765 से 1767 तक। तब वो बक्सर के बाद इलाहाबाद की दो संधियां करता है। मैंने बताया था कि 12 अगस्त 1765 को वो पहली इलाहाबाद की संधि करता है, जिसमें वो सालम सेकंड के साथ, मुगल बादशाह सालम सेकंड के साथ करता है। और जो 16 अगस्त उसको वो सुजाउद्दौला के नाम के साथ संधि करता है। तो रोबोट क्लाइव वो जीतता है और उसको उसे केवल पैसों से मतलब होती है, बस इतने से रोबोट क्लाइव। और क्यों क्यूरी? हाँ भाई, इतिहास को चालू कर रहे हैं हम। नेक्स्ट पार्ट को बहमनी साम्राज्य को स्टार्ट कर देंगे दोस्त, है ना? तो अब मतलब टेंशन लेने की कोशिश नहीं करो, मुझे जितना आता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्त? और हमारे जो आप मैसेज करते हो हम तो इनका बिल्कुल सम्मान करते हैं। हमारे पास भी वैसे मतलब हमारा तो छोटा सा ही प्लेटफॉर्म है, दो चार मैसेज आते हैं हमारे पास, तो लेना ही पड़ता है कि नहीं दोस्त? ठीक है, तो सही है। हाँ तो दोस्त, अब हम विजयनगर साम्राज्य को पढ़ रहे हैं। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य जो एक ये भारत है, भारत में जो दक्षिण का क्षेत्र है वहां पे जो है रूल कर रहा होता है विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तो पहले से हम इसको थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड को समझे तो ये हम पढ़ते हैं कि दिल्ली सल्तनत काल की कंटेम्परेरी ये जो है विजयनगर साम्राज्य वो हुआ करता है। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं कि पहले शुरू शुरू में गुलाम वंश आता है, जिसे हम मामलुक वंश के नाम से जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक उसका जो संस्थापक होता है। फिर हम खिलजी डायनेस्टी को पढ़ते हैं। ठीक है, और जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, वो दक्षिण तक अभियान करता है। हम पढ़ते हैं कि वो मलिक काफूर को दक्षिण अभियान के लिए जो जीतने के लिए भेजता है। और हम देखते भी है कि वो मलिक काफूर इसमें बहुत ज्यादा सफल भी होता है। ठीक है, और देवगिरी और दौलताबाद, यहाँ तक कि वो केरल से टैक्स लेकर जाता है। लेकिन बेसिकली जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, वो मतलब यहाँ पे जो टैक्स वैक्स लेता था, लेकिन वो वहां पे मतलब ऐसे मतलब रूल पक्का नहीं जमाया था उसने। हालांकि वो दिल्ली सल्तनत से रूल करता था। ठीक है, वो यहाँ आता, टैक्स लेता और चला जाता था। ठीक है,
धीरे धीरे वो एक क्या है कि पावरफुल मतलब शासक हुआ करता था, ठीक है। और वो जो जितने भी जो दिल्ली सल्तनत वाले हैं वो सब खलीफा को मतलब खलीफा को ईश्वर मानकर वो जो रूल है वो करते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि 1526 में जब बादशाह मुगल बादशाह बाबर आ जाता है तो अपने आप को बादशाह की उपाधि से धारण कर देता है, यानी खलीफा वाली का वो कुछ मानता ही नहीं है वो, ठीक है। फिर जो तुगलक डायनेस्टी थी, तुगलक डायनेस्टी गयासुद्दीन तुगलक ने जो मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने मतलब उसको संस्थापक है। फिर जो मोहम्मद बिन तुगलक आता है, हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत शिक्षित विद्वान और मतलब बहुत पार की मतलब इंसान था वो, ठीक है। लेकिन अपने सनक भरे अंदाजों के कारण वो बहुत जगह मात खाता है। कहते हैं कि उसकी जो भाग्यशाली है, सॉरी मतलब जो उसका भाग्य है वो उसका साथ नहीं देता है, ठीक है। वो बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाता है लेकिन सारी की सारी योजनाएं उसकी फेल हो जाती है, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय से जो 1336 के आसपास की ये चीजें विजयनगर साम्राज्य वो उस घटना पर आधारित है। यानी जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो दिल्ली में रूल कर रहा है, यानी वो पूरी भारत को मतलब एक मतलब अपने आप को मतलब रूल करना चाहता है। और यहाँ पे दक्षिण में भी वो उसको संभालना चाहता है, ठीक है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ही संभाल पाया था, बाकी जो मोहम्मद बिन तुगलक की तो बस की बात हुई ही नहीं थी। इसमें हम पढ़ते हैं कि वो मतलब 5-4 योजनाएं लाता है, उसकी सारी योजनाएं फेल हो जाती है। जैसे वो दौलताबाद से देवगिरी जो राजधानी है वो बदलता है, वो सांकेतिक मुद्रा का जो चलन करता है, मतलब जो तांबे के सिक्के से जो चमड़े के सिक्के बनाता है, ठीक है। गंगा यमुना दो आपका क्षेत्र वो उसमें अकाल पड़ जाता है तो उसमें किसानों की मारामारी हो जाती है। तो वो इसकी जो योजना है वो सारी मतलब लाभदायक मतलब अच्छी नहीं जाती है, ठीक है। वो बेचारा परेशान हो जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में तो एक इतिहासकार हुआ लेम्पोन, उसने कहा कि अंततः लोगों को उसे आजादी मिली और उसे लोगों से आजादी मिली, ठीक है। तो ऐसा मतलब है, ऐसा शासक हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक तो, ठीक है। तो हुआ क्या था कि जब हम विजयनगर साम्राज्य को पढ़ रहे हैं तो विजयनगर साम्राज्य में क्या है कि जो हरिहर और बुक्का ये दो भाई हुआ करते थे, ठीक है। और ये जो दोनों भाई है ना वो काकतीय वंश के जो है वो सामंत हुआ करते थे, ठीक है। और धीरे धीरे वो बड़े मतलब दोनों भाई जो काकतीय वंश में बहुत बड़े पद पर हो जाते हैं। कालांतर में जब मोहम्मद बिन तुगलक आता है तो दक्षिण में आता है, ठीक है। दक्षिण में वो जो काकतीय वंश के राजा है उसको गिरफ्तार करता है, जिसका जो मुसलमान नाम उसको बहुद्दीन गुरशिब ऐसा करके उसका नाम है। जब राजा को पकड़ता है और वहां पे विद्रोह को दबाता है तो उन दोनों भाइयों को भी वो पकड़ लेता है, हरिहर और बुक्का को भी। और हरिहर और बुक्का को दोनों को वो जेल में बंद कर देता है। वो तब तक उनको जेल में बंद रखता है तब तक कि वो इस्लाम स्वीकार कर नहीं कर लेते, ठीक है। लेकिन वो भी बहुत बड़े चालू आदमी थे हरिहर और बुक्का, उन्होंने इस्लाम तो स्वीकार कर लिया और वो मोहम्मद बिन तुगलक के धीरे धीरे पास में भी आ गए। कालांतर में हुआ क्या कि जो साउथ में है, दक्षिण में है, जो अमीर है सदा उन लोगों ने विद्रोह छेड़ दिया था। तो उन विद्रोह को दबाने के लिए हरिहर और बुक्का को भेजा गया था, ठीक है। जब हरिहर और बुक्का दोनों मतलब दक्षिण में आए विद्रोह को दबाने आए तो उनको जो एक संत विद्यारण्य संत, कुछ लोग कहते हैं कि जो विद्यारण्य संत है वो माधवाचार्य जी मतलब माधवाचार्य है जिसने फिलोसफी दी थी द्वैतवाद की, ठीक है। ऐसे कुछ लोग कहते हैं। तो जब वो विद्यारण्य संत के संपर्क में आए तो उसने शुद्धि करके वो इस्लाम को छोड़कर हिंदू बन जाते हैं। शुद्धि मतलब जो कालांतर में जो लोग जैसे इस्लाम को स्वीकार कर चुके हैं और बाद में जो अगर हिंदू में परिवर्तित होने चाहते तो ऐसा मतलब हो सकता है ना। हम पढ़ते हैं कि जो दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले जो शुद्धि आंदोलन है वो चलाया था, ठीक है। तो विद्यारण्य के संपर्क में आते हैं हरिहर और बुक्का, तो वो शुद्धि प्राप्त करते हैं और वापस हिंदू बन जाते हैं, ठीक है। और वो एक साम्राज्य की स्थापना करते हैं जिसे विजयनगर साम्राज्य के रूप में हम जानते हैं। विजयनगर यानी जीत का शहर, ठीक है। और आज जो विजयनगर है उसका जो नाम वो हम्पी है, ठीक है। हम्पी जो हम 50 रुपए के नोट में देखते हैं, ठीक है। 50 रुपए के नोट में देखते हैं हम। और जो मतलब 1986 में यूनेस्को की साइट में भी घोषित किया गया है, ठीक है। तो आज उसी चीज को हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें लिखा भी है कि विजयनगर साम्राज्य और जो बहमनी साम्राज्य ये दोनों एक साथ चलते हैं, क्योंकि जो विजयनगर साम्राज्य है और बहमनी साम्राज्य के उसमें जो युद्ध का कारण एक ही था, ठीक है। मतलब जो दिल्ली पर शासक कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं है। और अब दो ही शक्तियां पावरफुल है दक्षिण में, एक तो विजयनगर है और एक बहमनी। इन दोनों के बीच में ही टकराव का क्षेत्र है। और टकराव का क्षेत्र क्या है, रायचूर क्षेत्र, यानी कृष्णा और तुंगभद्रा के जो मतलब दो आपसी जो क्षेत्र बनता है वो बहुत उपजाऊ होता है, क्योंकि उसमें जो चावल की खेती है वो होती है। न केवल चावल की खेती होती है बल्कि हीरे जवाहरात कीमती जो चांदी सोना है उसकी खदानी भी हुआ करती है। हम एक मूवी देखते हैं ना केजीएफ, कोलार गोल्ड वो फील्ड ऐसा करके कुछ नाम है केजीएफ, कि इतिहास एक दिन में नहीं बनता।
आप तारीख लगाकर भी इतिहास को नहीं रच सकते, ठीक है, ब्लूप्रिंट लेकर भी इतिहास को नहीं रच सकते। तो ऐसा कुछ डायलॉग है। तो केजीएफ वो भी वो रायचूर दोआ वाले क्षेत्र में आती, तो वो लेना कौन नहीं चाहता उस क्षेत्र को। तो इन दोनों जो बहमनी साम्राज्य है और जो विजयनगर साम्राज्य, आपस में इनकी क्या चलती थी, टक्कर चलती थी, ठीक है। तो टक्कर चलती थी, तो ये दोनों आपस में लड़ाई करते थे, यही इसका मुख्य कारण है। तो हम दोस्तों बोर्ड पर आते हैं, इसको भी पढ़ते हैं, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य, जिसे हम जीत का शहर के नाम से भी जानते हैं, जीत का शहर। 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। मैंने बता दिया, विशेषता दक्षिण भारत की तथा सामान्यतः भारत के इतिहास की एक महान घटना है। दक्षिण भारत में तुगलक सत्ता के विरुद्ध होने वाले राजनीतिक तथा सांस्कृतिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप इसकी स्थापना हुई है। मैंने बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक के बावजूद भी जो पूरे दिल्ली मतलब जो भी दिल्ली का जो शासक होता है वो पूरे भारत का शासक होता है, लेकिन मतलब उसके होते हुए भी इन लोगों ने, जो दो भाई है हरिहर और बुक्का, दोनों ने मतलब जो इसमें लिखा कि राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप भी इसने एक साम्राज्य की स्थापना करती है, जिसे विजयनगर साम्राज्य के रूप में हम पढ़ रहे जानते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। संगम के 5 पुत्रों में से हरिहर व बुक्का ने इस साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की, जो वारंगल में काकतीय के सामंत हुआ करते थे, ठीक है। बाद में काम्पिलिक में राज्य मंत्री बन गए ये दोनों। और जो अब हम जो 4 डायनेस्टी पढ़ेंगे दोस्तों, संगम, सुल्लू, तुल्लू, अराविडो, ठीक है। तो आप इसका क्रम भी ध्यान रखना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो दोस्तों, मैं थोड़ा सा एक पेज लेता हूँ। यहाँ पे हम जो संगम काल पढ़ रहे हैं, संगम, सुल्लू, तुल्लू, अराविडो, ये जो 4 वंश है, इन्होंने 300 सालों तक शासन करके गए थे, ठीक है। जो कृष्ण देवराय है, हम कृष्ण देवराय को मतलब खानियों में पढ़ते हैं, तेलानी रामकृष्ण को खानियों में पढ़ते हैं। वो इसी वंश का वो रूलर हुआ करता था, इसी वंश का राजा हुआ करता था, इन्हीं में से हुआ करता था। तो जो संगम काल है, संगम, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर तुल्लू के बारे में पढ़ेंगे, सुल्लू के बारे में, तुल्लू के बारे में, अराविडो के बारे में। तो अब इस क्रम को भी ध्यान रखना, ठीक है। कई बार इस क्रम से भी वो जो प्रश्न वो पूछ लिए जाते हैं ना दोस्तों। तो हमें जो संगम काल है, जो हरिहर बुक्का है, उसी के जो पिताजी है उसका नाम है संगम, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे संगम काल, हरिहर बुक्का का जो पिता है उसी का नाम संगम है। तो ये संगम काल से स्टार्ट हो जाता है डायनेस्टी, ठीक है। इस्लाम स्वीकार करने के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें रिहा कर दिया। किसको? हरिहर बुक्का को। दोनों भाइयों को दक्षिण अभियान के लिए भेज दिया। दक्षिण में आने के बाद अपने गुरु विद्यारण्य संत से मिलकर वो अपनी शुद्धि करवाई। दक्षिण में आने के बाद दोनों भाइयों ने मोहम्मद बिन तुगलक की बात को न मानकर अपनी एक स्वतंत्र प्रांत बना लिया। इन दोनों ने, मोहम्मद बिन तुगलक की इन दोनों ने बात ही नहीं मानी। इतने चालू थे ये लोग, जिसे विजयनगर साम्राज्य के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ है जीत का शहर। मैंने बता दिया, प्रथम राजधानी अन्नागोंडी, बाद में राजधानी हम्पी, ठीक है। विजयनगर पर हरिहर और बुक्का के साथ 5 भाइयों ने भी शासन किया। इन 5 भाइयों के शासन काल को हम संगम काल के नाम से जानते हैं। और जो संगम काल है दोस्तों, संगम काल इसलिए पड़ा क्योंकि जो इन दोनों भाइयों के जो पिता का नाम था वो क्या था? संगम था। तो इन्होंने संगम डायनेस्टी के रूप में शासन किया था। और ये जो हरिहर और बुक्का है वो 5 भाई थे, उन 5 भाई ने शासन किया। जैसे पहले जो भाई है हरिहर फर्स्ट, उसने शासन किया। उसने सबसे पहले अपनी राजधानी अन्नागोंडी को बनाया, ठीक है। और बाद में वो इससे परेशान हो जाता है तो विजयनगर अपनी राजधानी वो ले आता है, ठीक है। और बाद में जो कालांतर में हम बहुत सारे शासकों में पढ़ते हैं कि जैसे राजा शासक बनता है फिर उसका बेटा बनता है, लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ पे जो पहले इसका भाई है हरिहर, फिर इसका छोटा भाई वो शासन करता है, जैसे बुक्का प्रथम आता है, ठीक है। हम पढ़ते हैं कि उसने जो है मदुरै को जीत लिया था, है ना। और उसकी जो पत्नी होती थी गंगा देवी, उसने जो विजय मधुरम वो नामक किताब लिखी थी। तो हम देख लेंगे आगे, है ना। तो इसके 5 भाई कौन से? एक तो हरिहर जिसने 1336 से 1356, ये ईस्वी है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों ना। जो हरिहर है वो आया पहले, बुक्का आया, हरिहर सेकंड आया, देवराय प्रथम आया और देवराय द्वितीय आया। हरिहर और बुक्का के जो शासन कर रहे होते हैं उसमें तो जो बहमनी साम्राज्य कुछ हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन बाद में जो ये बुक्का था ना, इसके शासनकाल में मोहम्मद शाह प्रथम, जो बहमनी साम्राज्य का प्रथम जो शासक हुआ करता था, हम पढ़ते कि बहमनी साम्राज्य जो है वो उसकी स्थापना 1347 में हसन खां गंगू ने कर दी थी। फिर इसमें 3-4 रूलर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक तो वो जो हसन खां गंगू और मोहम्मद शाह प्रथम। फिर हम पढ़ते कि ताजुद्दीन फिरोज, वो भी बहमनी साम्राज्य के रूप में इंपोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन जब ये हरिहर और बुक्का दोनों शासन कर रहे होते हैं उसमें तो बहमनी साम्राज्य कोई परेशानी नहीं होती है उनको, क्योंकि वो
मतलब जमा रहे होते अपने साम्राज्य को, लेकिन बाद में जो अगले अगले जो रूलर आए तो फिर वो जो है तनातनी उसमें घटने लगी है। तो हम आगे उसमें देख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, संगम काल 1337 से लेकर 1485 तक, तो इसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक है ये। इसने अनाकोंडी को राजधानी बनाया और इसने होयसल नामक शहर को भी जीता था, जो आज के कर्नाटक में है। ठीक है, फिर इसका भाई है ना, वो बुक्का आता है, बुक्का प्रथम, जिसने वेद मार्ग प्रतिष्ठात्मक की उपाधि धारण की। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं उपाधि के रूप में आते हैं। ठीक है, और किसके समय में कौन सा यात्री आया था। ठीक है, और जो मिलान वाले हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे वंश एक साइड वंश दे देते, एक साइड संस्थापक दे देते हैं, तो उसको मिलान कीजिए, वो वाले सवाल भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप, मैं वैसे तो आपको खाने के में पढ़ा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है चीजें पसंद आ रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप चीजों पर थोड़ा गौर करना। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो उपाधि है वेद मार्ग प्रतिष्ठात्मक, इसने जो है उपाधि धारण की थी, किसने? बुक्का ने। वेद यानी वो बुक है जो वेदों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया करता था। ठीक है, हम पढ़ते हैं कि जो दयानंद सरस्वती है उसने भी मतलब बहुत सारे धर्मों की जो धज्जियां है वो उड़ा के रख दी थी। ठीक है, और ये भी है जो बुक है वो भी मतलब है कि वो बोलते हैं कि जो वेद है, वेदों के जो वैदिक साहित्य है, मतलब वैदिक जो काल है वो भी बहुत शानदार काल हुआ करता था, तो उससे वो प्रभावित होकर ये जो उपाधि है वेद मार्ग प्रतिष्ठात्मक की उपाधि वो धारण करता है। इसने बहमनी साम्राज्य के संस्थापक मोहम्मद शाह प्रथम से युद्ध करके मदुरै को जीत लिया था, है ना। और युद्ध क्यों हुआ था? रायचूर क्षेत्र को लेकर हुआ था। रायचूर क्षेत्र इंपोर्टेंट है क्योंकि वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी का दोआब का क्षेत्र है, और यहाँ पे जो चावल है, जो खनिज पदार्थ है, इसकी दृष्टि से इंपोर्टेंट है। तो बहमनी साम्राज्य वाले तो चाहते हैं कि मैं ले लूं इसको, और जो ये संगम वाले, जो विजयनगर साम्राज्य वाले, वो चाहते हैं कि हम ले ले। ठीक है, लड़ाई तो हमेशा पैसों से होती है। ठीक है, जर जोर धरती से, मतलब जर जोर जमीन से तो लड़ाइयां होती है कि नहीं दोस्तों। तो उसी टाइम पर तो ये उसी टाइम पर ये लड़ाई हो रही है। तो अपने एक दूत को उसने चीन भेजा था, बुक्का प्रथम। देखो वहां पे वो कितना मतलब अपने आप को मतलब बड़ी एक शासक है वो, मतलब इंटरनेशनल जो रिलेशन है उसको भी जो है वो बनाने की वो है कि कोशिश कर रहा है कि अपने वो जो मतलब राजदूत को वो चीन भी भेजता है। ठीक है, और उसकी जो पत्नी होती है गंगा देवी, जब इसने गंगा देवी इसकी पत्नी है बुक्का प्रथम की, ये जो गंगा देवी बुक्का प्रथम की है जो पत्नी है दोस्तों। ठीक है, जब इसने मदुरै को जीत लिया था, ठीक है, जब इसने मदुरै को जीता तो इसने मतलब किताब लिखी थी मदुरै विजयम, ऑब्वियसली लिखी कि पत्नी जो है इसकी, है कि नहीं। फिर हम पढ़ते कि हरिहर द्वितीय। ठीक है, अब है जो बुक्का प्रथम का ये बेटा है हरिहर द्वितीय, ये रूल कर रहा होता है। ये जो इंपोर्टेंट नहीं है, 1300 से लेकर 1404 तक इंपोर्टेंट नहीं है। मैं जो इंपोर्टेंट है वो बता दूंगा कौन सी सन इंपोर्टेंट है। एक तो जो हम इसमें सबसे जो इंपोर्टेंट शासक है कृष्ण देव राय को पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखने की कोशिश करना। ठीक है, उपाधि इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, किसने? हरिहर द्वितीय ने। गुप्त साम्राज्य में हम पढ़ते हैं कि जो चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, और यहाँ पे जो हरिहर द्वितीय उसने जो महाराजा धीराज की उपाधि है वो धारण की थी। इसने त्रिची जो तमिलनाडु में है, ठीक है, श्रीलंका जैसे प्रदेशों से राजस्व वसूल किया था। आप देख सकते हो दोस्तों, मतलब ये कितना इंपोर्टेंट राजा हुआ करता था कि अपने मतलब कितने दूर दूर वो क्षेत्रों से जो है कर वसूल किया करता था। ठीक है, टैक्स लिया करता था। इसी के समय बहमनी शासक ताजुद्दीन फिरोज के साथ झगड़ा हुआ और इसने बहमनी शासकों को हराकर गोवा को छीन लिया था। ठीक है, इसी के समय जो है मोहम्मद शाह प्रथम के समय तो जो बुक्का मतलब ये जो बुक्का है मोहम्मद शाह प्रथम से वो तनातनी चलती है, लेकिन बाद में जो बहमनी साम्राज्य को दूसरा शासक कर रहा ताजुद्दीन फिरोज, उसकी जो टक्कर है वो जो है हरिहर द्वितीय से चलती है। ठीक है दोस्तों, इसने देव गोवा को भी जीत लिया था। ओके, फिर हम देवराय प्रथम को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस देवराय प्रथम के शासनकाल में जो इटली का यात्री है वो निकोली कांटी वो आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। ठीक है, और इसने जो निकोलो कांटी ने बहुत सारी मतलब भव्यता का इसका वर्णन भी किया है कि जो देवराय प्रथम है, देवराय प्रथम की जो वो निकोलो कांटी बोलता है कि जब देवराय द्वितीय है वो शासन कर रहा होता है तो उसके जो दरबार में है वो नवरात्रा और दिवाली जैसी महोत्सव भी मनाते हैं। वो ऐसा कौन बताता है ये बात? निकोलो कांटी। तो आप इस पे थोड़ा सा गौर करना कि जो यात्री कहाँ का, इटली का है और निकोलो कांटी है। तो आप मतलब इस पे किसके शासनकाल में? देवराय प्रथम के शासनकाल में। ठीक है, देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकलवाई और सिंचाई व्यवस्था को नया रूप प्रदान किया। तो इसने जैसे देवराय प्रथम के शासनकाल में ही हम पढ़ते कि ताजुद्दीन फिरोज वो उसके साथ तनातनी वो चलती है।
इसी के समय वो सुनार की बेटी का जो है युद्ध होता है, ठीक है। सुनार की एक बेटी ऐसा होता है कि सुनार की एक बेटी होती है, उसको लेकर युद्ध चलता है कि विजयनगर साम्राज्य वाला जो देवराय है सेकंड है, सॉरी देवराय प्रथम है, वो तो चाहता है कि मैं मतलब इससे शादी कर लूं। बहमनी वाले जो ताजुद्दीन फिरोज है वो सोचता है मैं शादी कर दूं है। इसके बीच में झगड़ा होता है और जो सुनार है और उसकी बेटी वो तो मतलब झगड़े के दौरान ही भाग जाते हैं। लेकिन कालांतर में हम पढ़ते हैं कि जो देवराय प्रथम है उसको अपनी बेटी से, देवराय प्रथम की जो बेटी है लड़की है उसको उसकी शादी ताजुद्दीन फिरोज के साथ करनी पड़ती है, ठीक है। तो दांव उल्टा पड़ जाता है, ठीक है। तो इसने फिर मतलब देवराय प्रथम ने फिर अपने जो मतलब अपने शासन में उसने बहुत सारे जो मुसलमान जो सेना वो भी स्थापित की थी ताकि हम बहमनियों से ज्यादा टक्कर ले सके, ठीक है। देवराय प्रथम ने जन कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की थी। देवराय प्रथम विद्वानों को भी मान सकता, इसने हरविलास और अन्य ग्रंथों के रचनाकार को सम्मानित किया। इसी के समय विजयनगर विद्या का केंद्र बन गया। तो वो विद्वानों को बहुत अच्छे तरीके से मानता था, ठीक है। तो विद्वानों को अच्छी तरीके से मानने के कारण वो मतलब विद्या का केंद्र वो मतलब अपने साम्राज्य में वो स्थापित करता है, ठीक है दोस्तों। फिर देवराय सेकंड, संगम काल में देवराय द्वितीय जैसा महान प्रतापी शासक नहीं हुआ था, ठीक है। इस पे थोड़ा सा ज्यादा गौर करना। इसी के समय जो फारसी यात्री है अब्दुल रज्जाक वो भारत आया था, ठीक है। और अब्दुल रज्जाक तो बहुत बड़ा चढ़ाकर कहता है कि देवराय सेकंड का जो शासन काल है वो बहुत बेहतरीन से बेहतरीन है, ठीक है, टॉप क्लास है, ठीक है। और इसी के शासन काल में वो मतलब बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं लाता है। जैसे हम पढ़ते कि जो देवराय फर्स्ट है ना उसने भी बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं लाई थी। जैसे वो तुंगभद्रा नदी का पानी रोककर वो बहुत सारी नहरें वो चलवाता है, जैसे हमने पढ़ा था ना यहाँ पे, हाँ पढ़ दिया ना। और फिर देवराय द्वितीय क्या पढ़ते कि संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था देवराय सेकंड। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता है, इमाडी देवराय भी कहते हैं, इसे प्रोड़ देवराय भी इसे हम कहते हैं। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय सेकंड के शासनकाल में भारत आया था। फरिश्ता के अनुसार देवराय सेकंड ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था और उसे जागीरें भी प्रदान की थी। जैसा कि हम पढ़ रहे कि देवराय फर्स्ट ने भी मुसलमानों को भर्ती किया था ताकि जो बहमनी साम्राज्य के बीच में जो तनातनी चल रही है उससे टक्कर ली जा सके। कालांतर में हम पढ़ते कि देवराय सेकंड ने भी उसने न केवल मुसलमानों को भर्ती किया था बहुत ज्यादा मात्रा में, बल्कि मुसलमानों को जो मुसलमान सेनाओं को उसने जागीरें भी प्रदान की थी, ठीक है। देवराय सेकंड ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर बहुत सारी टीकाएं लिखी इसने। नुनीज पुर्तगाली कहता है कि किवलान श्रीलंका पुलिकिट पेगु के राजा देवराय सेकंड को कर देते थे, ठीक है। ये जो है बड़ा शासक होता था संगम काल का, तो ओबियसली बात है कि दोस्तों जो टैक्स है वो तो देना ही पड़ेगा जो बड़ा है राजा। ये जो नुनीज है ना ये अक्सर ये जो सदाशिव है अपने सदाशिव जो हमें तुलु वंश की जो एक राजा है नामंत्र का राजा हुआ था उसी के जो शासनकाल में जो पुर्तगाली है वो नुनीज एक पुर्तगाली लेकर वो आया था, ठीक है। वो बोलता है कि जो देवराय सेकंड है वो बड़ा महान प्रतापी शासक हुआ था संगम काल का और वो श्रीलंका जैसे देशों से भी वो कर वसूल किया करता था। अब है सालू वंश इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जब हम संगम काल पढ़ रहे हैं दोस्तों, संगम काल में जब लास्ट शासक विरूपाक्ष होता है, विरूपाक्ष की हत्या करके विरूपाक्ष मल्लिकार्जुन जैसे शासक होते हैं जो बहुत कमजोर होते हैं। और फिर जो सालू वंश के जो ये जो नरसिंह सालू आता है वो मतलब उनकी हत्या कर देता है, जिसे प्रथम बलापहार कहते हैं। वो जिसे जो बल के द्वारा हत्या कर देते हैं, ठीक है, उसे बलापहार कर देते हैं। ये प्रथम बलापहार है। और तुलु वंश में जो वीर नरसिंह आता है वो द्वितीय बलापहार है। तो ये सालू वंश इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी स्थापना आप ध्यान रखना कि सालू नरसिंह ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। इसका जो 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक है। और संगम काल 146 वर्षों तक जो है शासन वो करके गए थे। और जो सालू वंश वाले वो 20 सालों तक, जो हम तुलु वंश वाले पढ़ते थे तकरीबन 80 सालों तक शासन करके गए थे, ठीक है। ये जो हम सभी को मिला है, तो मैं पीछे बता रहे थे कि इन लोगों ने 300 सालों तक शासन किया था दक्षिण में, ठीक है। फिर तुलु वंश 1505 से लेकर 1757, ये द्वितीय बलापहार है। ये मतलब बल के द्वारा बलापहार, बल के द्वारा ये जो अब तुलु वंश की वो स्थापना करता है, ठीक है। और इसकी तुलु वंश की जो स्थापना करने वाला है वो नीवीर नरसिंह है, ठीक है। इसकी इतनी सी कहानी है दोस्तों। फिर इसका जो भाई है कृष्ण देवराय के बारे में तो जितना बताऊं उतना ही कम है दोस्तों। हमें मतलब छोटी क्लासों से में ही जो इसका जो शासनकाल है जो 1519 से 1529 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि जो हम छोटी क्लास में बच्चों को जो बाबर है, शाहजहां, अकबर जैसे हम लोगों के बारे में पढ़ाना चालू कर देते हैं, ठीक है। बेसिक उनको पढ़ाया जाना चाहिए, किताबों में बताया जाना चाहिए बच्चों को। लेकिन जैसे कृष्ण देवराय है
और देवराय सेकंड है, राणा सांगा है, ऐसे बहुत सारे हमारे देश में बहुत सारे शासक हुए हैं जिस जो मतलब जो भी मतलब उनको भी बच्चों की जो किताबें है उसमें बहुत सारा बढ़ा चढ़ाकर उनको बताया जाना चाहिए कि हमारे भी शासक किसी से कम न हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि दोस्तों जो हमारे जो भारत के लोग हैं भारत के इतिहास के साथ कभी समझौता कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है। ये जो कृष्णदेवराय है इसी कंटेम्परेरी है जो बाबर हुआ करता था, और बाबर तो खुद अपनी बाबरनामा में लिखता है कि मैंने जो दक्षिण में राणा सांगा और कृष्णदेवराय जैसा मतलब शासक नहीं देखा, वो तो भाई खुद आत्मकथा में लिखता है, ठीक है। तो आज वही कृष्णदेवराय के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना दोस्तों। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिनिकुस पाइस विजय ने आया था। दो इसके देखो इसके बारे में बता देता हूं। कृष्णदेवराय इसका जो 1509 से लेकर ये 1529 तक ये जो है शासन करके गया था, ठीक है। इसके जो यात्री आए थे, एक तो जो डोमिनिक पाइस आया था, जो एक फारसी नहीं जो पुर्तगाली जो यात्री था वो आया था। एक बारबोसा नाम का भी जो यात्री है पुर्तगाली यात्री वो आया था, ठीक है। फिर इसके शासनकाल में बहुत से पुर्तगाली यात्री आए थे, ठीक है। और बाबर भी इसी के कंटेम्परेरी आया था। जब बाबर जब आता है तो वो बोलते हैं कि मैंने भारत में कृष्णदेवराय जैसा जो है राजा वो नहीं देखा, ठीक है। फिर अगर इसके बारे में और देखें तो इसने मतलब 2-4 किताबें पुस्तकें भी लिखी थी, ठीक है। एक पुस्तक का तो नाम है इसके अमुक्त माल्याद जो इसने तेलुगु में लिखी थी, और एक पुस्तक है जाम्बवती कल्याणम जो इसने संस्कृत में लिखी थी, ठीक है, जो इसने संस्कृत में लिखी थी, ठीक है। और इसके बारे में मतलब ये जो इसने 2 उपाधि धारण की थी, एक तो यवन स्थापनाचार्य की, और एक है अभिनव भोज या आंध्र भोज की उपाधि है वो धारण की थी। अभिनव भोज जो परमार वंश का एक बहुत मान राजा हुआ था, राजा भोज, उसने सबसे पहले जो अभिनव है उसकी उपाधि धारण की थी। अभिनव मतलब जो है पढ़ा लिखा जो विद्वान है, तो उसने सबसे पहले जो राजा परमार वंश का भोज उसने उपाधि धारण की थी। कालांतर में जो है कृष्णदेवराय वो भी जो है अभिनव भोज की उपाधि वो धारण करता है, और ये यवन स्थापनाचार्य की उपाधि धारण करता है। यवन यानी विदेशी लोग हैं उसको जो हराकर जो भी शासक मतलब उनको हराया, और उसने जो फिर उपाधि है वो धारण की थी। जैसे इसने बहमनी जो कृष्णा नदी के जो उत्तर में कृष्णा नदी के जो ऊपर जो बैठे लोग हैं बहमनी, उनको हराया था, ठीक है। और उसने मतलब मदुरै को जीत लिया था इस बंदे ने, और इसने होयसल जैसे क्षेत्रों को जीता था कृष्णदेवराय ने। और इसने सबसे ज्यादा तो कि उड़ीसा का जो गजपति है मान रुद्रदेव उसको भी भयंकर तरीके से हराया था। तो ये मतलब विजयनगर की जो है नींव है वो मजबूत करता है, नहीं कि वो साउथ में वो नींव मजबूत करता है, बल्कि वो उत्तर भारत में भी वो अपना वो दमखम है वो दिखाता है, ठीक है दोस्तों। और भी इसके बारे में हमें पढ़े तो, और हाँ हम बता रहे थे जो इसी के शासनकाल में जो अष्टदिग्गज जो है वो हुआ करते थे, ठीक है। हम पढ़ते हैं कि अष्टदिग्गजों में सबसे जो फेमस है, सबसे ज्यादा प्रमुख है, सर्वगुण है, वो पेडाना वो है ना दोस्तों। और इसी के जो शासनकाल में जो वो तेलानी रामकृष्ण है, जिसकी हम जो कहानियां है वो पढ़ते हैं छोटी क्लास में। हम तेलानी रामकृष्ण की जो है कहानियां वो बताना चालू कर देते हैं। जो टीवी में धारावाहिक चैनलों में हम शाम को बैठकर जो सभी लोग जो परिवार के सदस्य, तेलानी रामकृष्ण के बारे में कौन नहीं जानता यार, सब जानते हैं, ठीक है। इसे हम तेलानी रामकृष्ण को तो हमें जो है दक्षिण का बीरबल कहते हैं। जिस प्रकार से अकबर के शासनकाल में नवरत्न हुआ करते थे, जैसे फेजी है, अबुल फजल है, मुल्ला दो प्याजा है, बीरबल है, तानसेन है, उसी प्रकार से जो है ये जो कृष्णदेवराय इसी के शासनकाल अष्टदिग्गज हुआ करते थे। फिर हम पढ़ते हैं कि जो मराठा के शासनकाल में छत्रपति शिवाजी महाराज की जो अष्ट प्रधान हुआ करते थे, ठीक है। ये जो बड़े बड़े राजा होते हैं ना, तो इसमें दिग्गजों की जो है कमी नहीं हुआ करती, क्योंकि जो मतलब इनके जो संरक्षण करने वाले हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। जैसे पेडाना कृष्णदेवराय के शासनकाल में बहुत मतलब वो न केवल तेलुगु भाषा जानता था बल्कि वो संस्कृत का भी बहुत बड़ा ज्ञाता था। तेलानी रामकृष्ण है, ऐसे बहुत सारे दिग्गज हुआ करते थे। जब ऐसे दिग्गज होते हैं ना तो राजा मतलब ऊंचाई तो बिल्कुल ऊंचाई छूता है, ठीक है, चाहे वो किसी के शासनकाल में हो। ओके दोस्तों, तो हमें पढ़ेंगे दोस्तों कृष्णदेवराय के बारे में। तो कृष्णदेवराय है उसी के जो शासनकाल में जो विठल स्वामी मंदिर है, जो हजारा मंदिर है,
वक हुआ करते थे। कालांतर में हम पढ़ते कि जो बहमनी साम्राज्य है वो मतलब 5 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। और वो पांचों मिलकर जो है वो एक युद्ध करते हैं 23 जनवरी 1565 को, जिसे हम तालीकोटा के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो वो पांचों जो बहमनी साम्राज्य वो मिलकर तहस नहस कर देते हैं इन मिंद्रों को। नहीं तो मैं क्या बताऊं कि रोम से भी खतरनाक जो है हमारा वो सिस्टम हुआ यहाँ हुआ करता था कृष्णदेव राय के समय। उन्होंने बहुत सारी चीजें की थी यहाँ पे भारत में अपने यहाँ। इसके अतिरिक्त कृष्णदेवराय ने चिदम्बरम मंदिर, अंबारा मंदिर, पार्वती का मंदिर, कांचीपुरम में वरदराज मंदिर एवं एकाम्र मंदिर का निर्माण करवाया था। इसमें बहुत सारे मंदिरों की है वो जो निर्माण करवाया था, ठीक है दोस्तों। ये जो वीडियो लग रहा है कि शायद बहुत लंबी हो रही है, पर कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। हम मतलब इसको कंप्लीट जरूर करेंगे, समझेंगे जरूर। कृष्णदेव राय की मृत्यु है 1529 में हो जाती है। और कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज अभिनव भोज इसकी पदवी धारण की थी। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्यन, संस्कृत में जामोदी कल्याणम की ये जो किताब की वो रचना उसने खुद ने अपने हाथों से वो जो है लिखी थी, ठीक है दोस्तों। ये जो है महान शासक है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय को बेशक भारत में पढ़ाया जाना चाहिए, छोटी छोटी क्लासों के जो किताब है बच्चों के जो चीजों में उसको उसमें वो दिखाया जाना चाहिए, ठीक है। कृष्णदेव राय जैसे महान शासक कभी कभार ही होता है। फिर है सदाशिव। सदाशिव है वो एक नामांतर का जो शासक है, ठीक है। लेकिन उसकी जो सारी जो शक्तियां वो एक राम राय है उसके जो हाथ में होती है, ठीक है। और वो राम राय है वो बहमनी साम्राज्य जो कालांतर में हम पढ़ते हैं कि जो बहमनी साम्राज्य वो 5 भागों में बढ़ जाता है। जिसे पहला है जो अहमदनगर और बरार, बिदर, बीजापुर, गोलकुंडा, इन भागों में बढ़ जाता है। एक टोटल एक बहमनी साम्राज्य हुआ करता था, लेकिन इसके जो टुकड़े हैं वो 5 भागों में टूट जाते हैं, ठीक है। और 5 भागों में टूटने का जो कारण बताया जाता है कि जो राम राय हुआ करता था, राम राय सदाशिव के दरबार में एक बहुत बड़ा मंत्री हुआ करता था, सारी शक्तियां राम राय के हाथों में थी। तो अपनी कूटनीति की चाल से इनको आपस में भिड़वाया करता था, ठीक है। फिर मतलब जब इन लोगों को पता चला कि हमको जो है वो मतलब राम राय वो आपस में भिड़का रहे हैं, तो उन्होंने एक होकर, ये बरार तो नहीं आया था क्योंकि बरार की गोलकुंडा से वो टक्कर चल रही थी, लेकिन इन चारों ने मतलब महीनों तक विजयनगर साम्राज्य को वो लूटा था, ठीक है। बच्चों महिलाओं के साथ बहुत भयंकर अत्याचार किए थे, मतलब बहुत नरसंहार किया था। विठल स्वामी जो मंदिर है अपना जो साउथ में विठल स्वामी मंदिर है, उसको तो मतलब जो इतना साल मतलब सजा हुआ था, मतलब उसमें आग लगा दी थी उन लोगों ने। बहुत सारी मतलब जो लाइब्रेरी की पुस्तकें वो जला दी थी, ठीक है। तहस नहस कर दिया गया था, ठीक है। अब जो यूनेस्को में जो यूनेस्को की साइट में जो यूनेस्को विश्व विरासत में जो हम्पी को शामिल कर रहे हैं, वो तो केवल टूटे फूटे भागों को शामिल कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो टूटे फूटे नहीं होते तो मतलब क्या बताऊं, लाल किला और ताजमहल जैसे हमारी जो इमारतें उससे भी कई कई गुना वो एक मतलब बहुत बड़े मतलब साम्राज्य वो विजयनगर हुआ करता था, ठीक है दोस्तों। 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसमें विजयनगर साम्राज्य को बुरी तरह हराया गया। पीछे रहेगी, हाँ। इसकी वास्तविक शक्ति इसके मंत्री राम राय के पास थी। राम राय बड़ा ही कूटनीतिक था। इसने अपनी कूटनीति से बहमनी साम्राज्य के शासकों को आपस में लड़ाई रखा। जब बहमनी शासकों को वास्तव में पता चला तो वे सब मिलकर विजयनगर साम्राज्य पर युद्ध करते, जिसे हम तालीकोटा के युद्ध के नाम से जानते हैं। तालीकोटा बोल दो या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध बोल दो, ठीक है। अब आगे बढ़ते 23 जनवरी 1565 को ये डेट जो याद रखने की आप कोशिश करना। विजयनगर साम्राज्य को बुरी तरह हराया गया। इस युद्ध को आंखों देखा वर्णन कौन करता है? सेवल करता है। वो लिखता है कि इसमें वो लिखता है कि युद्ध के अंत में विजयी मुसलमान कौन, जो बहमनी साम्राज्य वाले रण क्षेत्र में जलपान और विश्राम के लिए ठहरे थे। कहां पे? विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य को लगभग 5 महीनों तक लूटा गया, ठीक है दोस्तों। विठल स्वामी मंदिर अपनी शान और सजा में खड़ा था, उसको तहस नहस किया गया और कई क्षेत्रों में भयंकर आग लगा दी थी उसने, उन लोगों ने, ठीक है। फिर है अराविडो वंश, ठीक है दोस्तों, जो 1570 से लेकर 1649 में इसके संस्थापक है। जो राम राय के जो भाई है वो उसका जो तिरुमला वो संस्थापक था और उसने अपनी राजधानी वेनाकोंडा को बनाया था, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ी सी जो क्लास है वो लंबी हो गई है। सर ने भी बोला है कि जो क्लास है वो लंबी हो जाती है तो फिर एडिटर को जो एडिट करने में दिक्कत आती है, ठीक है दोस्तों। और बोल रहे थे कि हमारा इतना बड़ा सिस्टम नहीं है, तो दोस्तों क्लास को थोड़ा छोटा रखने की प्रयास करेंगे, है ना। और फिर मैं कोशिश करूंगा कि जो बहमनी साम्राज्य है उसको भी पढ़ाने की जो आपको है दोस्तों कोशिश करूंगा, ठीक है। और मुझे जितना आता है मुझे पता है, मुझे मतलब मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, जितना भी आता है आपको, है ना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये जो आज हमने जो विजयनगर साम्राज्य तो दक्षिण का एक बहुत बड़ा साम्राज्य है
उसको जो है वो पढ़ने की है, जो हमने कोशिश की है। तो आपको जरूर ही इससे थोड़ा बहुत लाभ होगा, एग्जाम में है वो थोड़ा सा मतलब आपको जरूर सहायता मिलेगी। अगर मैं थोड़ा सा इसका रिवीजन कराऊं तो मैं बता दूं कि हरियर और बुक्का ने इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। मतलब पहले जो हरियर है उसने अनाकोंडी को राजधानी बनाया, फिर उसने विजयनगर को राजधानी बनाया। फिर बुक्का आता है, बुक्का ने जो है मदुरै को जीत लिया था। उसकी जो पत्नी गंगा देवी उसने मुद्रा विजय में जो है वो मतलब किताब जो लिखी थी। फिर जो बुक मतलब सॉरी हरिहर द्वितीय वो आता है, ठीक है, उसने महाराजा धीराज की उपाधि की थी। उसी के शासनकाल में जो मेमनी साम्राज्य का मोहम्मद शाह प्रथम वो है वो जो ये युद्ध करता है, ठीक है। फिर देवराय प्रथम आता है और उसने जो है मतलब देवराय प्रथम के शासनकाल में ताजुद्दीन फिरोज है वो युद्ध करता है, ठीक है। उसने जो है तुंगभद्रा नदी का वो जो बांध बनाकर वो नहर सिंचाई प्रणाली चालू की थी, जन कल्याणकारी योजना उसने स्टार्ट की थी, ठीक है दोस्तों। और हम देवराय सेकंड के काल को पढ़ते तो उसने मतलब इमाटी देवराय की उपाधि वो जो धारण की थी, प्रौढ़ देवराय की जो उपाधि वो धारण की थी, और जो गजबेटकर की उपाधि भी देवराय सेकंड ने ही धारण की थी, ठीक है। वो सुधार निधि है और इसने जो है टीका बहुत सारी जो ऐसे वो करके लिखी थी। फिर जो है वीर नरसिंह आता है, तालु वंश की स्थापना करता है। फिर उसका भाई कृष्ण देवराय आता है। कृष्ण देवराय के बारे में तो हमने बहुत सारी डिटेल में पढ़ा। फिर जो है जो सालू में तो वो सालू नरसिंह आता है, फिर तुलु में वीर नरसिंह आता है, फिर कृष्ण देवराय आता है। फिर अराविडो वंश में तो हम पढ़ते हैं कि जो है राम राय का भाई है जो वो, ठीक है, तुरुमल वो मतलब संस्थापक आता है अराविडो वंश का, और ये अराविडो वंश समाप्त हो जाता है। उसने जो है राजधानी पेड़कांडो को बनाया था, ठीक है दोस्तों। जो इतना है वो विजयनगर साम्राज्य इतना सा है, और इसी से जो सवाल है जो पूछे जाते बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज मुझे इजाजत दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार, आपका जो आशीर्वाद है यूं ही बना रहे। नमस्कार दोस्तों।